नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। तो वेगनर के पहले जो भूगोलवेत्ता थे जैसे लॉर्ड केल्विन, लेपवर्थ एवं लब और लोथियन ग्रीन, तो उन लोगों ने उनका मानना ये था कि महाद्वीप और महासागरीय नितल स्थिर है, यानी वो गतिशील नहीं है। लेकिन इन विद्वानों के बाद एक और विद्वान आए, उनका नाम था एफ.बी. टेलर। एफ.बी. टेलर, तो एफ.बी. टेलर ने सबसे पहले महाद्वीपों और महासागरीय नितल की स्थिरता के विपरीत महाद्वीपों के प्रवाह की बात की। किसने किया? सबसे पहले एफ.बी. टेलर ने। हालांकि उनके पहले भी कुछ विद्वान थे जिन्होंने कुछ कुछ बातें उस पर की थी। तो एफ.बी. टेलर ने भी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। उनका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर के प्रवाह सिद्धांत से थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन आज हम जिस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे वो टेलर का ना हो कि किसका है, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। तो एफ.बी. टेलर के बाद फिर अगला जो प्रवाह सिद्धांत दिया था वो दिया था वेगनर ने। तो उस सिद्धांत को हम इस नाम से जानते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 डायमेंशन में तोड़ेंगे, जिससे हम इस टॉपिक को अच्छे से इसका अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहला इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा उद्देश्य। दूसरा डायमेंशन होगा सिद्धांत का प्रधान पक्ष। तीसरा डायमेंशन होगा प्रवाह संबंधी बल। और चौथा और आखिरी डायमेंशन होगा प्रमाण या साक्ष्य, यानी एविडेंसेस। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखेंगे उद्देश्य। इसमें हम ये देखेंगे कि वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसमें वेगनर का उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, किस चीज को परिभाषित करना चाहते थे, किस चीज को उद्घाटित करना चाहते थे। उसके बाद आएंगे हम सिद्धांत का प्रधान पक्ष, यानी जो मुख्य सिद्धांत है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद रहेगा प्रवाह संबंधी बल। हालांकि हम चीजों को समझते समय इन दोनों सेगमेंट को एक साथ लेके चलेंगे, सिद्धांत का प्रधान पक्ष और प्रवाह संबंधी बल, क्योंकि उसकी जरूरत, दोनों की जरूरत एक साथ पड़ेगी। तो इन दोनों सेगमेंट को हम एक साथ समझेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे प्रमाण या साक्ष्य, यानी कि वेगनर ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कौन से साक्ष्य देखे, कौन से प्रमाण देखे जिसके कारण ये सिद्धांत अस्तित्व में आया, या वेगनर को कौन कौन सी चीजें प्रमाण के रूप में देखी जिसके कारण वो प्रेरित हुए इस सिद्धांत का निर्धारण या निर्माण करने के लिए। तो आइए देखते हैं, एक एक सेगमेंट को हम देखते हैं कैसे है। तो इसमें सबसे पहला जो सेगमेंट है उद्देश्य, यानी वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा के दौरान बात की थी कि इनके जो पूर्ववर्ती भूगोलवेत्ता थे जैसे लॉर्ड केल्विन, इसके बाद लेपवर्थ, एवं लव
और लोथियन ग्रीन। तो इन तीनों भूगोलवेत्ताओं का इनका मानना यह था कि जो ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय खंड है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये पूरा यूरेशिया खंड है, इधर यूरोप, इधर एशिया, ये अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इन लोगों का मानना था, ये मानना था ये महाद्वीप स्थिर हैं, ये गतिशील नहीं है। लेकिन इसके बाद जब अभी हमने जैसे चर्चा किया था कि एफ बी टेलर आए, तो सबसे पहले एफ बी टेलर ने इनके विपरीत इस मान्यता को खंडित कर दिया। इन्होंने क्या कहा था, इन तीन विद्वानों ने कहा कि महाद्वीप स्थिर हैं, लेकिन एफ बी टेलर ने इस मान्यता को खंडित कर दिया और टेलर ने कहा कि महाद्वीप गतिशील है। और उसके आधार पर टेलर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। टेलर के बाद आल्फ्रेड वेगनर ने अपना महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो वेगनर ने भी ये कहा कि महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। तो इन्होंने क्यों कैसे कहा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आल्फ्रेड वेगनर प्रोफेसर आल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट यानी जलवायु विज्ञानी थे और भूशास्त्री थे। तो आल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले कुछ चीजों का अवलोकन किया, कुछ चीजों को उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने ये पाया, अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि एक ही स्थान पर कई तरह की जलवायु पाई जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि वेगनर ने कई स्थान ऐसे देखे, जैसे मान लीजिए हम यूरोप की बात करें, तो उन्होंने यूरोप के कुछ स्थानों पर या और जगहों पर ऑब्जर्वेशन करके एक चीज पाई कि एक ही स्थान पर अलग अलग तरह की जलवायु पाई जा रही। जैसे पहला शीत जलवायु यानी कोल्ड क्लाइमेट, एक ही स्थान पर शीत जलवायु यानी कोल्ड क्लाइमेट पाई जा रही है। उसी स्थान पर उष्ण व शुष्क जलवायु पाई जा रही, यानी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। और उसी स्थान पर उष्ण व आर्द्र जलवायु माने हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एक ही स्थान पर वेगनर ने पाया कि एक ही स्थान पर ये तीन तरह की जलवायु, शीत जलवायु, उष्ण व शुष्क जलवायु, उष्ण व आर्द्र जलवायु। यानी कि अगर मान लीजिए उन्होंने पाया कि अगर यूरोप का ही ऑब्जर्वेशन कर लें, तो यूरोप में एक ही स्थान पर माने पास पास में कहीं पर ठंडी जलवायु है, वहीं पर गर्म, और गर्म में दो तरह की, शुष्क भी है, आर्द्र भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? वेगनर ने ये देखा कि एक ही स्थान पर आसपास के क्षेत्रों में वहीं पर ठंडी जलवायु के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, वहीं पे गर्म और शुष्क जलवायु के साक्ष्य मिल रहे हैं, और वहीं पर गर्म और आर्द्र जलवायु के साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये अध्ययन उन्होंने कैसे किया? पैलियो क्लाइमेट के द्वारा, यानी पुरा जलवायु के विज्ञान के द्वारा। यानी उसमें साक्ष्य निकाल लिए जाते हैं कि विगत काल में किस किस तरह की जलवायु किस स्थान पर मिली है। तो जब उन्होंने देखा कि एक ही स्थान पर तीन अलग अलग तरह की जलवायु, ठंडी जलवायु भी, गर्म जलवायु भी, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव? तो फिर वेगनर जिन निष्कर्षों पर पहुंचे, वो निष्कर्ष क्या थे?
वेगनर जिन निष्कर्षों पे पहुंचे वो निष्कर्ष कैसे थे कि अगर मान लीजिए, और ये कई जगह पर था, तो उन्होंने एक चीज ये देखी कि ये दो ही तरह से संभव है कि या तो अगर स्थलखंड स्थिर हैं तो फिर जलवायु कटिबंध विषुवत रेखा से ध्रुवों तक खिसके हों। पहली चीज कि अगर स्थलखंड स्थिर है तो जलवायु कटिबंध ध्रुव से सॉरी विषुवत रेखा से ध्रुवों तक अलग अलग खिसके हों, तो कहीं पर किसी समय ठंडी जलवायु रही, फिर वहीं पर गर्म जलवायु बन गई। अथवा दूसरे केस में ये कब संभव है कि अगर जलवायु कटिबंध स्थिर है, अगर जलवायु कटिबंध स्थिर है तो स्थलखंड ध्रुवों से लेके विषुवत रेखा तक या विषुवत रेखा से ध्रुवों तक खिसके हैं। तभी ये पॉसिबल है कि अगर जलवायु कटिबंध स्थिर हैं तो स्थल का खिसका हुआ हो कहां से, ध्रुव से विषुवत रेखा तक या विषुवत रेखा से ध्रुवों तक। तब क्या होगा, वही स्थलखंड अलग अलग जलवायु कटिबंधों के नीचे से जब गुजरा होगा तो कभी उस पर गर्म जलवायु के साथ रहे, कभी उससे ठंडी जलवायु के साथ रहे। तो वेगनर ने इस दूसरे मत को माना और आगे चल के हम देखते हैं कि यही सही है, क्योंकि जलवायु कटिबंध नहीं खिसकते। क्लाइमेटोलॉजी में जब हम देखते हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर के बीच वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, कहीं ना कहीं कर्क से लेकर मकर के बीच, इसलिए जो जलवायु कटिबंध बनते हैं वो लगभग स्थिर होते हैं। जैसे ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र है यानी उष्ण कटिबंध है, ऊपर की ओर जाएंगे कहां से कहां तक गर्म क्षेत्र है, 23.5 डिग्री से नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र उष्ण क्षेत्र कहलाता है, उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के बीच दोनों गोलार्धों को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से ध्रुव तक कहते हैं शीत कटिबंध। तो उसका तात्पर्य क्या है कि ये गर्म क्षेत्र है, ये गर्म और ठंडे का मिश्रण है, और ये पूरी तरह से ठंडा क्षेत्र है। तो हम ये पाते हैं कि जलवायु कटिबंध स्थिर है, लगभग स्थिर है। अब वो अलग बात है कि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन से थोड़ा सा खिसका होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सूर्य की लंबवत किरण कभी भी कर्क के उत्तर नहीं जाएगी, ये कभी नहीं होना। तो सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा कर्क और मकर के बीच ही रहेंगी। तो इसका तात्पर्य है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य ध्रुव पर लंबवत चमकने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि क्या कहते हैं इसको, जलवायु कटिबंध लगभग स्थिर है, यानी महाद्वीपों में प्रवाह हुआ होगा। यहां से इस मान्यता को लेकर वेगनर आगे बढ़े और यही मान्यता सही भी है। तो उनके दिमाग में पहली बार ये बातें आई कि अगर एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसका अर्थ है कि महाद्वीपों में खिसकाव हुआ होगा। तो इस तरह से इनका जो उद्देश्य था कि महाद्वीपों की स्थिरता और महासागरीय नितल की महाद्वीपों और की गति और महासागरीय नितल की गतिशीलता को व्याख्यायित करना, ये वेगनर का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके बाद अब हम इसके आगे के सेक्शन को देखते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, जिसमें हमने लिखा था कि सिद्धांत का प्रधान पक्ष, यानी वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रधान पक्ष, हम उसकी थियरी को देखेंगे और उसमें जो प्रवाह के लिए जो आवश्यक बल है उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट, सिद्धांत का प्रधान पक्ष, और इसमें हम जो प्रवाह संबंधी आवश्यक बल है उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत जो की है वो उन्होंने माना है कार्बोनिफेरस काल से। तो वेगनर ने कहा कि वर्तमान समय में जो हमें महाद्वीप और महासागरों की स्थिति दिखाई देती है, प्रारंभ में ऐसी नहीं थी। तो वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में ये सारा का सारा स्थलखंड एक जगह पर केंद्रित था। और कहां पर केंद्रित था? दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ। दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ ये समूचा स्थलखंड इकट्ठा जुड़ा हुआ था, और उस स्थलखंड को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। तो हम इसको स्टेज के रूप में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में
कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण समूचा स्थलखंड एक स्थान पर था, जुड़ा हुआ था, दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ था, और उसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। और उन्होंने कहा कि ये समूचा स्थलखंड एक जगह था, और उन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ विशाल जलराशि थी, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। यानी कार्बोनिफेरस काल में, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में समूचा स्थलखंड एक स्थान पर केंद्रित था, दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ केंद्रित था, और उस स्थलखंड का नाम दिया पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ विशाल जलराशि थी, उसको वेगनर ने कहा पैंथालासा। तो इसको हम स्टेज फर्स्ट के रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहली स्टेज। इसके बाद उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में ही पेंजिया का विभंजन हो गया, पेंजिया टूट गया। और जब पेंजिया टूट गया तो इसके दो पार्ट हुए। ऊपर का हिस्सा उन्होंने कहा, इसे नाम दिया लारेशिया, और ये दक्षिण वाला भाग, इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो स्टेज सेकंड में क्या हो गया, पेंजिया टूट गया और ऊपर का भाग जो बना उसको नाम दिया गया लारेशिया, और दक्षिण वाले भाग को नाम दिया गया गोंडवाना। और बीच में जो भाग खुला तो इसमें पैंथालसा का पानी भर के यहाँ पर आके जमा हो गया, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। और इस घटना को कहा गया टेथिस का खुलना, यानी ओपनिंग ऑफ टेथिस, ओपनिंग ऑफ टेथिस। टेथिस का खुलना यानी ओपनिंग ऑफ टेथिस। और वेगनर ने बताया कि इस ऊपर का जो भाग है लारेशिया, इस इस पे तीन स्थलखंड थे, उत्तरी अमेरिका प्लस यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया, माने वर्तमान समय का जो आप ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला यूरोप और एशिया, ये वाला पूरा खंड एक साथ जुड़ा हुआ था। उत्तर अमेरिका और ये पूरा यूरेशिया का खंड एक साथ जुड़ा हुआ था, इसको नाम दिया था उन्होंने लारेशिया। यानी लारेशिया में तीन खंड थे, तीन महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका प्लस यूरेशिया, इसमें दो हैं, यूरोप प्लस एशिया। और नीचे वाला जो दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, इस पर 6 भूखंड थे। दक्षिण अमेरिका प्लस अफ्रीका प्लस मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यानी जो दक्षिण वाला लैंड था, दक्षिण वाला स्थलखंड था, इस पर 6 एक तरह से बड़े बड़े स्थलखंड थे। दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, फिर मेडागास्कर, चौथा प्रायद्वीपीय भारत, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, और छठवां अंटार्कटिका। यानी गोंडवाना लैंड के ये पार्ट थे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि उस समय ना तो हिमालय का अस्तित्व था
और ना ही भारत के विशाल मैदान का अस्तित्व था। तो तब क्या था? प्रायद्वीपीय भारत, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण का भाग अंटार्कटिका। तो ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। अब इसके बाद यहीं पर हम जो प्रवाह संबंधी बल है उसको भी यहीं पर जोड़ेंगे, तभी हमें उसकी शिफ्टिंग समझ में आएगी। तो वेगनर ने बताया कि ये जो स्थलखंड तो टूट गए, लारेशिया और गोंडवाना लैंड, अब इनमें प्रवाह उत्पन्न हुआ। तो प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? इन्होंने बताया, वेगनर ने कहा कि इसमें पृथ्वी की उन्होंने 3 परतें मानी, जो कि हम लोग आगे चल के देखते हैं कि सियाल, सीमा और नीचे। तो उन्होंने भी इसी तरह माना था कि ऊपर सियाल है, फिर उसके अंदर सीमा है, उसके अंदर नीचे है। तो उन्होंने कहा, वेगनर ने कहा कि पेंजिया जो था एक तरह से 3 का बना था, सियाल, उसके अंदर की परत सीमा, उसके अंदर की परत नीचे। तो उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा था, सियाल सीमा पर तैर रहा था। तो तैरने के कारण किस तरह का बल जनरेट होगा, कैसे इनमें प्रवाह होगा, इसको हम देखते हैं। उससे हट के थोड़ी सी चीज हम देखेंगे कि जब सियाल सीमा पर तैर रहा है तो एक तरह से उसमें मोशन पैदा होगा। अब मोशन पैदा होगा तो किधर की ओर फ्लो करेगा? तो जब ये लारेशिया और गोंडवाना टूट गए तो अब इनमें प्रवाह पैदा होगा। क्यों प्रवाह पैदा होगा? क्योंकि सियाल सीमा पर तैर रहा है तो किसी न किसी ओर ये लैंड प्रवाहित होना चाहेंगे। तो अब ये लारेशिया और गोंडवाना किधर की ओर प्रवाहित होना चाहेंगे और क्यों प्रवाहित होना चाहेंगे, इसको हम जरा देखें। तो उसके लिए हम जरा सा इस पे कुछ साइंटिफिक चीजों को देखते हैं। जैसे ग्लोब है, ग्लोब पर ये बीच में से आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, ये विषुवत रेखा ऊपर की ओर जाएंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 40 डिग्री, करते करते हम उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। नीचे की ओर जाएंगे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ अक्षांश, 30 डिग्री साउथ अक्षांश, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, ऐसे करते करते दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। तो एक चीज आप देखिए कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है पूरा, और सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा आपकी विषुवत रेखा है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है। तो चूंकि 24 घंटे में ही सभी अक्षांश रेखाएं घूम रही हैं, इसलिए उसका परिणाम क्या होता है कि विषुवत रेखा सबसे तेज गति से घूर्णन करती है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश उससे धीमा गति से घूर्णन करेगा, 20 डिग्री और धीमा, 30 डिग्री और धीमा, 40 डिग्री और धीमा, और ऐसे ऐसे करते करते 89 डिग्री बिल्कुल ही धीमा, और नॉर्थ पोल स्थिर है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशों की घूर्णन गति घटती जाएगी, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी की गति धीमी होती जाती है, या अक्षांश रेखाओं की गति धीमी होती जाती है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? सबसे तेज गति से विषुवत रेखा चल रही है, और उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अक्षांशों की गति धीमी होती जाएगी, चाहे उत्तर की ओर जाए चाहे दक्षिण की ओर जाए। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि विषुवत रेखा सबसे तेज गति से घूर्णन कर रही है। उसका परिणाम क्या होता है कि विषुवत रेखा का पर केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे अधिक होता है, और ध्रुवों की ओर जाने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्रापसारी बल यानी बाहर की ओर लगने वाला बल घटता जाता है। तो अगर हम किसी भी तरह से देखें, चाहे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए चाहे इधर की ओर देखें, अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो केंद्रापसारी बल घटता जाएगा, या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो केंद्रापसारी बल बढ़ता जाएगा। तो अब हम फिर अपनी चीज पर आते हैं कि जब लारेशिया और गोंडवाना टूट गए तो कहां पर थे? दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ। तो लारेशिया और गोंडवाना टूट गए, बीच का हिस्सा क्या बना? टैथिस सागर। तो अब इन लारेशिया और गोंडवाना लैंड में मोशन या प्रवाह पैदा हुआ। अब एक किधर की ओर जाना चाहेंगे? तो वेगनर ने 2 प्रकार के प्रवाह बल बताए। पहला बल बताया था उन्होंने कि गुरुत्व बल, यानी पहला बल बताया गुरुत्व बल या उत्प्लावकता बल के कारण, जो कि किसी ठोस के द्रव पर तैरने के कारण जनरेट होता है। और दूसरा बल उन्होंने बताया था चंद्रमा व सूर्य का ज्वारीय बल, चंद्रमा व सूर्य का ज्वारीय बल। तो सबसे पहले हम इस बल को देखते हैं। गुरुत्व बल या उत्प्लावन बल
के कारण क्या चीज जनरेट हुई कि कोई स्थलखंड माने सियाल सीमा पर तैरेगा। अब इसके बाद क्या हो, जिस चीज को अभी हम बता रहे थे कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर केंद्रापसारी बल बढ़ता जाएगा। तो लारेशिया और गोंडवाना जब टूट गए तो ये किधर की ओर प्रवाहित होना चाहेंगे, उत्तर की ओर प्रवाहित होना चाहेंगे, विषुवत रेखा की ओर। क्यों क्यों क्योंकि यहां निम्न केंद्रापसारी बल के क्षेत्र में थे, तो कोई भी पिंड, कोई भी स्थलखंड उच्च केंद्रापसारी बल की ओर जाना चाहेगा। तो इसलिए लारेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों में एक प्रवाह उत्तर की ओर यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये उच्च केंद्रापसारी बल की ओर जाना चाह रहे थे। तो उत्प्लावकता बल के कारण ये तैरते हुए उत्तर की ओर बढ़ने लगे यानी विषुवत रेखा की ओर बढ़ने लगे। तो वेगनर ने बताया कि स्थलखंडों की पहली गति क्या हुई, विषुवत रेखा की ओर हुई और वो उच्च केंद्रापसारी बल की ओर जाना चाह रहे थे, इसलिए ये विषुवत रेखा की ओर पहला प्रवाह उत्पन्न हुआ। तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों के दोनों उत्तर की ओर प्रवाहित हुए। एक आगे चलकर इनमें एक गति इनके प्रवाह में और पैदा होगी। दूसरा उन्होंने प्रवाह की गति क्या बताई कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब ऐसे घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब ऐसे घूम रही है, तो अब अगर मान लीजिए यहां पर चंद्रमा है या सूरज है, दोनों को हम देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर। तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल जब इस पर लगा, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल लगा, तो ये स्थलखंड हल्का हल्का पश्चिम की ओर घूमने लगे। पूरी की पूरी पृथ्वी पूरे पश्चिम से पूर्व भी घूम रही है, लेकिन क्या होगा कि जब सियाल सीमा पर तैर रहा था तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल महाद्वीपीय खंड पर लगा और उस प्रवाहशीलता के कारण, हल्का सा अवरोध होने के कारण महाद्वीपों की गति हल्की हल्की पीछे की ओर छूटने लगे। तो एक गति महाद्वीपों में पश्चिम की ओर, हालांकि पूरा का पूरा पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, लेकिन महाद्वीपों में हल्का हल्का प्रभाव पीछे की ओर होता गया। तो इस तरह से दूसरी एक आगे चल के हम गति देखेंगे कि महाद्वीप पश्चिम की ओर थोड़ा थोड़ा खिसके। उसका कारण क्या बना? दूसरा वाला बल, चंद्रमा व सूर्य का ज्वारी बल, जिसने महाद्वीपों पर अवरोध का कार्य किया और उसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप हल्का हल्का पीछे की ओर छूटने लगे। तो इन दोनों बल को जब हम मिला देते हैं तो अब क्या हुआ, इसके बाद लारेशिया गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर चले। लारेशिया और गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर क्यों बढ़े, हम उसका जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद अगली चीज क्या आती है कि आगे चलकर कार्बोनीफेरस काल के में तो ये घटना हो गई, फिर कार्बोनीफेरस काल के बाद फिर क्या हुआ, अब ये जो दो बड़े खंड हैं लारेशिया और गोंडवाना, ये एक तरह से हमने स्टेज फर्स्ट में देखा, ये स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या हो गया, स्टेज फर्स्ट में हमने इसकी स्थिति देखी, स्टेज सेकंड में दोनों में विखंडन हो गया। इसके बाद क्या हुआ, स्टेज थर्ड में क्या हुआ, एक तरह से कि ये जो लारेशिया था इसका भी विभंजन हो गया। किस काल में? जुरैसिक काल में। जुरैसिक काल में लारेशिया और गोंडवाना दोनों का विखंडन हो गया। तो लारेशिया जो टूटा वो किसमें टूटा, क्योंकि इससे उत्तर अमेरिका और यूरेशिया था तो दोनों टूट गए, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया दोनों के दोनों अलग हो गए। तो उत्तर अमेरिका और यूरेशिया खंड ये दोनों टूट के अलग हो गए। जब ये दोनों टूट के अलग हो गए तब क्या हुआ, आप कल्पना करिए कि पहले यूरेशिया किससे जुड़ा, सॉरी उत्तर अमेरिका किससे जुड़ा था, यूरेशिया से। कब? जुरैसिक काल के पहले तक। और वो पूरा का पूरा खंड क्या था, लारेशिया। इसी लारेशिया में उत्तर अमेरिका यहां पर था और यूरेशिया इधर था। जब ये टूट गया, लारेशिया टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हुआ कि इन दोनों में प्रवाह गति पैदा हुई, किधर की ओर, पश्चिम की ओर, हल्का हल्का दोनों पश्चिम खिसके। लेकिन यहां देखने की बात है कि जब ये टूटा तो पहले तो जुड़ा होगा,
जब टूटा तो धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू किया और अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आना शुरू किया। जैसे ये दोनों टूटे, इनके बीच पतली दरार बनी, इसमें पानी भरना शुरू किया, तो उत्तरी अटलांटिक ओशन अस्तित्व में आना शुरू हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि दोनों, चूंकि चंद्रमा और सूरज का ज्वारीय बल का असर इनके ऊपर पड़ रहा था, इसलिए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप भी हल्का पश्चिम की ओर खिसका, यूरेशिया भी खिसका। लेकिन यहां पर देखने की बात है कि उत्तरी अमेरिका ज्यादा तीव्र गति से पश्चिम की ओर खिसका बनस्पत यूरेशिया। यानी यूरेशिया भी पश्चिम की ओर खिसका, लेकिन ये ज्यादा तेज गति से पीछे की ओर खिसका। उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बीच का गैप बढ़ता चला गया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अस्तित्व में आया। तो इस तरह से उत्तर अमेरिका के पश्चिम प्रवाह से उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी प्रवाह से उत्तरी अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। तो लारेशिया टूटा, लारेशिया के दो खंड हो गए, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया। उत्तर अमेरिका ज्यादा तीव्र गति से पश्चिम की ओर खिसकता चला गया, इसलिए बीच का खंड खुलता चला गया और इसी पर पानी के विस्तार से उत्तरी अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। ये सारी चीजें वेगनर ने कही। इसके बाद क्या हुआ, जो दूसरा नीचे वाला खंड था गोंडवाना लैंड, ये भी जुरासिक काल में, जुरासिक में इसका भी विभंजन हुआ और जुरासिक काल में ही गोंडवाना लैंड का भी विभंजन हुआ। तो जब गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ तो इसके 6 टुकड़े हो गए। दक्षिण अमेरिका, और अफ्रीका। ये दोनों टूट गए और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह से दक्षिणी अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। पहले गोंडवाना लैंड पर ये सब के सब जुड़े थे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जब गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ तो ये सब टूट के अलग हो गए। अब क्या हुआ, दक्षिण अमेरिका उसी तरह, दक्षिण अमेरिका भी पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ, लेकिन इसकी गति भी अफ्रीका की तुलना में ज्यादा तीव्र थी पश्चिम की ओर। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे करके दक्षिण अटलांटिक महासागर खुलता चला गया और उसका विस्तार होता चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी प्रवाह और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी प्रवाह के कारण उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक दोनों, पूरा का पूरा यानी अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। तो अटलांटिक महासागर कैसे बना, अकॉर्डिंग टू वेगनर, कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम प्रवाह और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम प्रवाह के कारण अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। और इसको आप देखते हैं, अटलांटिक महासागर की आकृति एस के आकार की है। क्यों ऐसी एस के आकार की है, यहां पर आप गौर से देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ज्यादा पश्चिम की ओर खिसका है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तुलना में। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर का पश्चिम की ओर प्रवाह इसकी तुलना में ज्यादा तेज था, इसलिए ज्यादा पीछे खिसक गया, और ये थोड़ा कम पीछे खिसका, इसलिए इसकी आकृति एस के आकार की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया और ये खंड अस्तित्व में आया, उत्तर अमेरिका, यूरेशिया और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। इसके अतिरिक्त अगली चीज क्या है, जब प्रायद्वीपीय भारत इस खंड से गोंडवाना से टूटा तो प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसकता चला गया। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसकता चला गया तो नीचे का जो खंड खुला, इसी पर कौन सा महासागर बना, हिंद महासागर। तो इस तरह से पहले अटलांटिक महासागर और फिर अब हिंद महासागर अस्तित्व में आया। इसके बाद तो 2 सागर अस्तित्व में आ गए। इसके बाद जो पैंथालासा का अवशिष्ट भाग था, पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग था वही प्रशांत महासागर बना। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्लोब पर या पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप और महासागर बने हैं उन सब का वितरण
वेगनर ने स्पष्ट किया कि किस तरह से उत्तर अमेरिका बना, दक्षिण अमेरिका बना, यूरेशिया बना, प्रायद्वीपीय भारत बना, अटलांटिक महासागर बना, हिंद महासागर बना, प्रशांत महासागर बना। तो इन सारी चीजों की व्याख्या एक तरह से वेगनर ने की। हालांकि वेगनर के सिद्धांत में कई दोष थे और आगे चलकर जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जो कि बहुत साइंटिफिक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने के बाद बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ था। तो ये एक तरह से वेगनर के सिद्धांत का ये प्रधान पक्ष था, जिसमें हमने उसकी इनकी थियरीज को समझा और उसमें लगने वाले बलों को देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से उस साक्ष्य और प्रमाण हैं जिसके आधार पर वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अब हम देखते हैं प्रमाण या साक्ष्य। इस सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण या साक्ष्य हैं, और इन्हीं प्रमाण या साक्ष्यों के आधार पर वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को दिया था। तो सबसे पहला जो प्रमाण देखने को मिलता है, किसी भी प्रमाण को हम पहले देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट का अर्थ क्या है? अगर हम यहां पर देखें, अटलांटिक महासागर है, हमने देखा था कि लारेशिया जब टूटा तो उत्तरी अमेरिका अलग हो गया, यूरेशिया अलग हो गया। इसी तरह गोंडवाना टूटा तो दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया। तो अगर हम देखें कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से मिलाया जा सकता है और दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से मिलाया जा सकता है, यानी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। क्यों मिलाया जा सकता है? क्योंकि यही तो टूटे हैं, जब टूटे थे तो मिलाया जा सकता है। इसी घटना को हम कहते हैं जिगसॉ फिट। यानी जिगसॉ फिट का अर्थ है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। और वेगनर ने कहा कि जब उसके तटों को दोनों को मिलाया जा सकता है, यानी ये प्रमाणित करता है कि ये कभी एक थे और ये टूटे और फिर इनमें प्रवाह उत्पन्न हुआ, यानी महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है। तो पहला प्रमाण क्या मिलता है? जिगसॉ फिट, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को मिलाया जा सकता है। दूसरा प्रमाण क्या दिया वेगनर ने? दूसरा प्रमाण के रूप में उन्होंने कहा कि उत्तर अमेरिका और यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के हर्सेनियन और कैलिडोनियन काल के पर्वतों को में आपस में समानता है। क्या कहा उन्होंने? कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सेनियन क्रम के पर्वतों में समानता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट, यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तटों को मिला दिया जाए तो वहां पर तटों के किनारे जो कैलिडोनियन और हर्सिनियन क्रम का पर्वतीकरण है, उस समय जो पर्वत मिले बने, उसमें समानता है। ये दर्शाता है कि दोनों कभी एक साथ रहे होंगे। इसी तरह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों को मिलाया जाए तो उस काल के जो पर्वत थे उसमें समानता ये दर्शाती है कि कभी वो दोनों साथ में रहे होंगे और फिर टूटे और फिर उनमें प्रवाह उत्पन्न हुआ, यानी महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है। तो दूसरा साक्ष्य ये देखने को मिलता है।
तीसरा साक्ष्य क्या देखने को मिलता है? कार्बोनिफेरस काल का ग्लेशिएशन यानी हिमानीकरण। तो उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन के साक्ष्य जो हैं कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं ब्राजील में, फाकलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, प्रायद्वीपीय भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। ये दर्शाता है कि अगर इनमें कार्बोनिफेरस काल में ग्लेशिएशन इन सारे स्थानों पर पाया गया, मीन्स ये कभी न कभी एक साथ इकट्ठे रहे होंगे। अगला साक्ष्य के रूप में आता है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो है उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो है वो फाकलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, प्रायद्वीपीय भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में पाई जाती है। ये दर्शाता है कि ये सब के सब कभी न कभी एक साथ रहे होंगे। एक और साक्ष्य जैसे देख लेते हैं। वो ये है कि स्कैंडिनेविया जो है यहाँ पर एक जंतु पाया जाता है लेमिंग। तो लेमिंग जंतु जो पाया जाता है वो आज भी क्या करता है? पश्चिम की ओर दौड़ता जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पश्चिम की ओर दौड़ता जाता है और समुद्र में गिर जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व काल में जब ये पूरा का पूरा स्थलखंड एक रहा होगा तब उत्तरी अमेरिका इससे जुड़ा था और उस समय का लेमिंग जंतु दौड़ता हुआ उत्तरी अमेरिका तक पूरा कनाडा में दौड़ता था ऐसे। लेकिन उनके अंदर क्या है? उस जंतु में जो जीन ट्रांसफर के कारण जो मेमोरी ट्रांसफर होती है, तो उनको उनके मेमोरी में ये है कि हम या हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज दौड़ा करते थे पश्चिम की ओर, तो उनके मेमोरी में आज भी वो है कि हमें पूरब की ओर जाना है। तो दौड़ते दौड़ते पूरब की तरफ चले जाते हैं। उनको ये ज्ञात नहीं है कि उत्तर अमेरिका तो टूट के पश्चिम की ओर जा चुका है। तो वो जाते जाते कहाँ पर गिर जाते हैं? जाके समुद्र में। तो ये भी एक बड़े साक्ष्य के रूप में माना जाता है कि लेमिंग नामक जंतु स्कैंडिनेविया में होता है और वो पश्चिम की ओर दौड़ता हुआ जाके समुद्र में जलमग्न हो जाता है। तो ये भी एक साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो क्या है? स्कैंडिनेविया का लेमिंग जंतु पश्चिम दिशा में गतिशील होकर सागर में जलमग्न हो जाता है। तो इस तरह से ये इतने साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किए वेगनर ने। यही साक्ष्य कारण बने थे इनको प्रेरित करने के लिए वेगनर महोदय को कि वो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को दें। तो हालांकि अब आगे चलकर इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और वेगनर की बहुत कई पॉइंट पर आलोचना हुई। जैसे इस पॉइंट पर आलोचना होती है कि सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि जितना बल है उससे कम से कम 9 अरब गुना बल अधिक होना चाहिए, तब महाद्वीपों में विस्थापन हो सकता था। और ये भी कहा जाता है कि अगर 9 अरब गुना बल होता तो पृथ्वी का मूवमेंट ही रुक जाता, उसकी घूर्णन गति ही रुक जाती। तो कई पॉइंट पर वेगनर की आलोचना हुई।
आगे चल के फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया, जिसने बहुत सी चीजों के वैज्ञानिक कारण और निदान प्रस्तुत किए। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को देखा, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और इस पर हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे पूरा का पूरा मैटर देंगे, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा आपको उसका रिटन मैटर उस पर मिलेगा। धन्यवाद।